एक असमाप्त कथा की श्रृंखला में आज आप सुनिए रमा सिंह की एक और कहानी, जोहार बीबी मेम साहब। इधर कई दिनों से जानकी जब भी अपने घर के सामने वाली सड़क से गुजरती तो वो लड़की दिख जाती थी। वो लड़की कद काठी से जितनी छोटी थी उतनी ही तन्मयता से सड़क के किनारे सूखे पत्ते, पेड़ों की सूखी टहनियाँ चुनती रहती। जानकी का ध्यान इसलिए भी उस लड़की की ओर चला जाता कि इससे पहले वह लड़की कभी इधर दिखी नहीं थी। जानकी का घर जिधर पड़ता था ठीक उसके सामने ही जवान होते सकुआ पेड़ों का एक बड़ा सा बगीचा था। आसपास भी जो बंगले थे उसकी लगी सड़कों पर अपेक्षाकृत ज्यादा गुलमोहर और विपिंग अशोक वृक्ष की कतारें थी। इस बगीचे और आसपास की सड़कों पर अक्सर लड़कियां दो दो तीन तीन की संख्या में थोड़ी थोड़ी दूर पर इन पेड़ों के सूखे पत्ते, घास, झाड़ी, पेड़ों की सूखी टहनियों को चुनती हुई दिखती थी। उसमें से कुछ इधर उधर चलती गाय भैंसों का गोबर भी उठा उठाकर टोकरी में रखती जाती। लेकिन यह लड़की पहली बार उसे दिखी थी, वह भी नितांत अकेली। सुबह जब वह दूध लाने जाती तो रास्ते में वह लड़की दिख जाती थी। दूध लेकर लौटती बेला में भी दिखती। वह एक बड़ी सी टोकरी में उन सूखे पत्तों को अधिक से अधिक दबा दबा कर अटाने का प्रयत्न करती होती। जानकी के पैर की गति धीमी हो जाती। वह उसकी एक एक भाव भंगिमा को, उसके एक एक क्रियाकलाप को निहारती सी ठहरी ठहरी चाल से चलती हुई उसे देखती जाती। इतनी दुबली पतली छोटी कद काठी की यह लड़की अपनी ही लंबाई की बांस का झाड़ू लिए ऐसे पेड़ों के नीचे से सूखे पत्तों को बुहार कर जमा कर रही थी कि यहाँ पर कोई सुई भी गिर जाए तो वह भी दिख जाएगी। जाड़े का दिन था और वह लाल रंग का एक पुराना फटा सा मफलर नुमा स्कार्फ बांधे हुए थी। झुककर पत्ता बुहारने से सामने के छोटे बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे, जिसे बार बार थोड़ी खिन्नता से संवार कर स्कार्फ के नीचे दबा रही थी। मटमैले रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी, जिसे झाड़ू देते हुए बीच बीच में अपने कंधे पर संभाल ले रही थी। अपने काम में इतनी तन्मय थी कि वह भी राह चलते लोग भी उसके ध्यान को बटा नहीं सकते थे। सौदा सुलूफ के लिए बाजार हाट जाते जानकी इन पत्ता चुनने वालियों के चेहरे पहचानने लगी थी। कुछ तो उसके गांव के आसपास की ही थी। तभी तो वो जानती थी कि इनका काम जलावन के लिए सूखे पत्ते चुनना, गोबर जमा कर गोईठा थोपना भर था। उसके बाद घर के बच्चे हुए तो उसे देखना या फिर बकरी मुर्गी हुई तो उसकी देखभाल करना होता था। इनके घर के मर्द यदि खेती की जमीन नहीं है तो मजदूरी करते, बैलगाड़ी से सामान ढोते, रिक्शा चलाते या फिर कुली का काम करते थे। लेकिन मूल रूप से ये खेतिहर ही थे। आज जानकी उधर से गुजर रही थी तो उसका ध्यान उस नई लड़की पर गया। वह वही पेड़ के सहारे पंचे के बल बैठी अनमने भाव से झाड़ू की मोटी के बल पटक पटक कर उसके बीच लकड़ी के किले को लगाकर बांध रही थी, ताकि घास के बीच फंसे सूखे पत्ते बुहारन में आ सके। 2-3 बार पटकने पर भी झाड़ू नहीं बन पाया जैसा कि वह बांधना चाहती थी, तो उसे अपने बगल में पटककर अपनी हथेली ठुड़ी पर टिकाकर वह बैठ गई और एकटक जमीन को निहारने लगी। जब तक जानकी उसके पास पहुंच गई थी, वह बाजार से आ रही थी। 5 किलो आटा, दाल और सब्जी के थैले को दोनों हाथ में टांगे वह थक सी गई थी। कुछ तो सुस्ताने के ख्याल से और कुछ उससे बातें करने की गरज से वही सीमेंट के बने बेंच से थैला टिकाए हुए उसने उससे बातों का सिलसिला कायम करना चाहा। क्या नाम है तुम्हारा? कर्मी कहने के साथ ही उसने जमीन में धसी अपनी आंखें ऊपर उठाकर जानकी पर टिका दी। आज पत्ता नहीं बुहार रही हो? वह अपनी भाषा में बोली। कैसे झाड़ू करूं? कल से कुछ नहीं खाई हूँ। जानकी उसके चेहरे और हाव भाव का निरीक्षण सी करती बोली। क्यों कल से क्यों नहीं खाई हो? उसने अपना सिर झुका लिया और बोली, मेरा पति परसों से पीकर सोया हुआ है, घर में कुछ भी खाने लायक नहीं है। जानकी उसकी छलछलाई आंखों से अभिभूत हो उसे अपने घर ले आई और सुबह की बची 2 रोटी और बैंगन की सब्जी खाने को दी।
उस दिन के बाद से तो कर्मी का नियम सा बन गया था अपने घर जाने के पहले जानकी के पास कुछ देर रुकने का। कर्मी की उम्र की ही जानकी की भी एक बेटी थी। जल्दी ही कर्मी की उससे दोस्ती हो गई थी। अब वह जल्दी जल्दी पत्ते बटोरती, सूखी टहनियों का बोझा बनाती और अपनी टोकरी को सिर पर उठाए उसी टोकरी पर टहनियों के एक गट्ठर रखे करीबन रोज ही उसके यहाँ पहुँच जाती। जानकी का पति प्लम्बर मिस्त्री था और उसकी बहाली दिहाड़ी पर PhD विभाग में हुई थी। पानी टंकी के नीचे गोलंबर एक कमरा था। उसी को घेरकर उसने रसोई और सोने बैठने का कमरा बनाया था। उस कमरे के चारों तरफ बड़ा सा अहाता कांटेदार तार से घिरा हुआ था। कर्मी को वहाँ अच्छा लगता। कुछ देर वहीं जानकी की बेटी के साथ कितकित खेलती रहती, फिर अपना बोझा उठाकर चली जाती। वहीं बाहर लगे नल में चुल्लू चुल्लू भर पानी पीती और अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर कहती, आपका मर्द बड़ा आदमी है ना, टोला में सबके पानी देता है। इस नल से कब तक पानी आता है? कोई भीड़भाड़ भी नहीं रहती, धक्का मुक्की भी नहीं, सब पानी खर्च कर सकते हैं मन भर के। जानकी उसकी बातों पर खुलकर हंसने लगी और उसका हाथ हिलाते हुए कहती, अरे पगली, पानी कोई टका रुपया है या कोई सोना चांदी के बक्से में भरकर रख ले? जितना पानी खर्च करने की जरूरत होगी उतना ही ना खर्च करेंगे, उससे फाजिल तो नहीं ना। कर्मी की आंखों में अपनी छोटी सी कोठरी और एकमात्र सरकारी हैंडपंप पर लगे लाइन में खड़े खड़े पैर दुखने की बात याद आती। छीना झपट्टी में मुश्किल से तो एक घड़ा पानी ला पाती थी। जब से थोड़ी काम करने लायक हुई वही पानी लेने जाने लगी। उसकी माँ जब पानी लेने जाती थी तो अक्सर देर हो जाती और उसकी गोद का बच्चा भूख से रोने लगता था। शुरू शुरू में तो हर 2-4 दिन पर उसका घड़ा धक्का मुक्की में टूट जाया करता था और कभी बाप के हाथ तो कभी माँ के हाथों मार खाती थी। तभी एक दिन उसका बाबू किसी मद्रासी ट्रक ड्राइवर से एक पुराना प्लास्टिक का घड़ा खरीद लाया था, थोड़ा पुराना, ब्लू रंग का। कर्मी उस घड़े को देखकर ऐसी उल्लासित हुई जैसे खुशी का कोई खजाना मिल गया है। वह जब भी जानकी के घर आती नल से हाथ लगाकर ऐसे स्वाद ले लेकर पानी पीती जैसे वर्षों की प्यासी हो या फिर यहाँ के पानी में चीनी घुली हो। नल खोलकर पानी की धार को एकटक देखती रहती। ऐसे समय उसकी आंखें कंचे सी चमकने लगती। एक दिन नल से पानी की धार को वह बहती देख रही थी, फिर जानकी से कहा था, काकी आप काका से बोलो ना मेरे घर में भी एक नल लगा दे, बदले में मैं आपके घर का बर्तन धो दूंगी। जानकी खिलखिलाकर हंसने लगी। सुनो तो भला इस पगली लड़की की बातें। अरे ये सारा पानी और नल सरकार का है, सरकार के कहने से ही नल लग सकता है। कर्मी ने आंखें मटकाते हुए एक साथ कई सवाल पूछ डाले। ये सरकार क्या होती है, कहाँ रहती है? काका सरकार नहीं है क्या? जानकी ने कहा, अरे यह सब तुम अभी नहीं समझोगी। और थाली में रखे बथुआ साग से जल्दी जल्दी घास पात चुनकर उसे साफ करने लगी। जानकी अपने आप में ही बुदबुदा उठी। इस कर्मी के साथ बातों में समय का मुझे ध्यान ही नहीं रहा और खाना खाने का समय भी हो रहा है। मेरा घर वाला आता ही होगा ड्यूटी से। कर्मी का जानकी के घर आना जाना लगा ही रहता। कभी कभी जानकी की बेटी के साथ उसके घर के काम में हाथ बटा देती। जानकी की आंखों से यह बात छिपी नहीं थी कि उसकी बेटी से कर्मी काम धाम से कहीं ज्यादा सुघड़ और फुर्तीली है। एक दिन जब वो आई तो जानकी ने उसे ऊंचे किनारे वाली एल्युमिनियम की थाली में पुलाव, मटन कोरमा, पूड़ी, दही, बड़ा, किशमिश की चटनी तथा और भी बहुत कुछ खाने को दिया। वह कभी जानकी के हंसते चेहरे को देखती तो कभी अपने सामने परोसे उस विविध व्यंजन को। उसकी सोच में अचानक कौधा, कहीं जानकी काकी कोई जादूगरनी तो नहीं कि अपने जादू से इतनी चीजें लाकर उसे खाने को दे रही है। वह एक बार फिर जानकी को देखी और बाई कलाई पर दाहिने हाथ से चिकोटी काटी। नहीं, न तो यह विविध व्यंजन उसके स्वप्न की बात है और न ही किसी जादू का कमाल। जानकी ने उनसे आश्चर्य सोच से जैसे उबारा, अरे ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रही है? यही ना
कि खाने में इतनी चीजें कहाँ से आई। कल रात बड़े साहब की बेटी की शादी थी। खाने पीने का इतना सामान बच गया कि 1 बाल्टी पुलाव, 1 बाल्टी मीट, 1 देगची दही बड़े, 1 देगची पनीर बटर मसाला और बाकी चीजें तो प्लास्टिक के थैले में भरकर तुम्हारे काका ले आए। सभी को बांटने पर भी साहब के यहाँ बहुत सामान अभी भी बचा हुआ है। उन विविध व्यंजनों की सुगंध से कर्मी के मुंह में लार भर आई। वह धीरे धीरे स्वाद ले लेकर खा रही थी कि कहीं पुलाव खत्म न हो जाए या फिर पेट में ही न भर जाए। कर्मी उन विविध व्यंजनों का स्वाद लेती हुई अचरज में थी कि दुनिया में खाने की कितनी बढ़िया स्वाद वाली चीजें हैं और एक वो लोग हैं कि मांड भात छोड़कर कभी कुछ खाने को मिलता ही नहीं, या फिर कभी सरोची तो कभी कटई का साग और भात, या फिर बहुत हुआ तो छोटी छोटी डबरा से मारकर लाई पोटिया मछली तो केकड़ा। उसने खाना खाते हुए थोड़ा थोड़ा बचा लिया था। फिर पानी पीते हुए जानकी से कहा, इसे हम घर ले जाएंगे अपने भाई के लिए। जानकी ने उसे आश्वस्त किया, तुम भरपेट खा, मैं घर ले जाने के लिए तुम्हें दूंगी, यहाँ इतना सारा तो खाना पड़ा है। कर्मी अपनी थाली में बाकी बचा खाना खाते हुए सोचने लगी, जानकी काकी कितनी अच्छी है, मन की बात समझ लेती है। जानकी के पति ने जब से ये मनहूस खबर सुनाई, उसे किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। कल से ही उसका मन रोने को हो रहा था। उसकी नौकरी अब जो परमानेंट हो नहीं सकेगी। पटना से ऑर्डर आया था कि जितनी दिहाड़ी वाले कर्मचारी हैं उनकी छटनी कर दी जाए। सरकार के पास वेतन के लिए फंड नहीं है। वैसे भी उसके दिहाड़ी के वेतन से कहाँ घर चल पाता है। बेटी को स्कूल में पढ़ाना, उसी हिसाब से उसका पहनावा ओढ़ावा भी करना पड़ता। गोद के बेटा के लिए दूध बिस्किट। लेकिन जो भी वेतन मिलता था एक साथ नियत समय पर मिलता था। रहने के लिए इतनी बढ़िया जगह मुफ्त में मिली थी। ऊपर से ऑफिसरों वाली कॉलोनी थी तो सिलाई कढ़ाई के काम उसे मिल जाया करते थे। पैसे भी अच्छे मिलते थे। दिन हंसी खुशी से कट रहे थे। अब इस जगह को तो छोड़ना पड़ेगा। उसका घर वाला कह रहा था कि उसके जैसे कुछ कर्मचारी 4-4, 5-5 हजार रुपए लेकर पटना गए हैं कि घूस देकर अपनी नौकरी पक्की करवा लेंगे। लेकिन उसमें भी संदेह है कि हो सकता है रुपया भी ऑफिस खा जाए और काम भी नहीं हो। कोई लिखा पढ़ी से तो इन रुपयों का लेन देन होगा नहीं। कहाँ से लाएंगे वो इतना रुपया? 500 भी तो एक मुश्त उसके पास नहीं निकलेंगे और 5000 की तो बात ही दूर। यही सब सोचकर वो उदास हो रही थी। किसी काम में जी ही नहीं लग रहा था। तभी उसके मन में बिजली की तरह कौंधा था। अपनी बड़ी मेम साहब की साड़ियों में फॉल लगाने का काम थोड़ा ही बाकी रह गया था। उसे पूरा कर वो आज ही उन्हें देने जाएगी और अपना रोना भी रो आएगी। अब वह कुछ उपाय लगावे, उसकी डूबती नैया को बचा ले। जरूर कुछ न कुछ उपाय वह निकाल लेगी। मन की भली है। जानकी अक्सर कभी उनका पर्दा, कभी कुशन कवर, तो कभी पेटीकोट सिलती, तो कभी साड़ियों में फॉल लगा दिया करती थी। शुरू शुरू में तो उनके पैसे लेने से हिचकिचाहट होती, लेकिन मेम साहब जोड़कर न सिर्फ उसका मेहनताना देती थी, बल्कि अपनी पुरानी साड़ी या कुछ पुराने सामान भी घर में इस्तेमाल के लिए पकड़ा देती थी। मेम साहब की दोनों बेटियों की शादी में साधारण सिलाई कढ़ाई का काम उसी ने किए थे। जानकी जब बड़ी मेम साहब के घर पहुंची तो बरामदे में ही वह बैठी मिल गई थी। जानकी मेम साहब से अपना दुखड़ा रोती कि उसके पहले उन्होंने ही अपनी चिंता का रोना शुरू कर दिया था। जानकी, कहीं से बच्चा रखने के लिए एक लड़की का जुगाड़ कर दो। मेरी बड़ी बेटी दिल्ली में बहुत परेशान है, अपना ऑफिस जाना छोड़कर घर बैठी है। कई बार उसका फोन आ चुका है। कितनों को कहा, लेकिन उतनी दूर जाने के लिए जल्दी कोई लड़की तैयार ही नहीं होती। जानकी को यह समझते देर नहीं लगी कि यदि किसी तरह दिल्ली भेजने के लिए लड़की का इंतजाम कर देती है तो उसका काम तो किसी भी तरह करवा देगी। मेम साहब अपनी इस समस्या से इस कदर परेशान और उतावली हुई जा रही थी कि जो उसका समाधान कर दे उसी की कृतज्ञ हो जाएगी। आजकल भला यूं ही किसी का काम कोई कहाँ करता है। कुछ स्वार्थ सिद्धि हो तभी पैरवी करने में वजन आ जाता है।
तब पैरवी के लिए प्रयुक्त शब्दों से खुद ब खुद ओझ आ जाती है। बड़ी मेमसाब की किसी लड़की को दिल्ली भेजने की आकुलता का समाधान यदि उसके द्वारा हो जाता है तो फिर उसे एवज में कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद साक्षात देवी जैसे अवतरित हो उसका कल्याण करवा देगी। हमेशा हंसने बतियाने वाली जानकी इधर जैसे बोलना बतियाना ही भूल गई थी। मेमसाब के पास से जब लौटी तो वह कुछ आश्वस्त थी। कोई न कोई लड़की खोजकर मेमसाब के पास वो पहुंचा ही देगी। वह लड़की की तलाश में लग तो गई थी, लेकिन बीच बीच में यदि किंतु के भंवर जाल में फंसकर उदास हो जा रही थी। अब दिन भर का उसका यही एक काम हो गया था कि उस मोहल्ले के घरों में काम करने वाली आती जाती अनगिनत महरियों से घरों में काम करने वाली ऐसी लड़की जो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो पूछती रहती। जहाँ जहाँ ईंट सीमेंट का काम चल रहा था वहाँ जाकर रेजा कुली सभी से बोल चुकी थी। गांव से उसका भाई आया था, उससे भी कहा था, लेकिन कोई लड़की बच्चा देखने के लिए मिल ही नहीं रही थी। जानकी को लगता इधर कामकाजी लड़की मेमसाब के पास पहुंची और उधर उसका काम बना। समय खिसकता जा रहा था। यदि किसी और ने मेमसाब की इस समस्या को सुलझा दिया तो फिर वह बिदक जाएगी। तुमसे एक लड़की का इंतजाम तो हुआ नहीं और पहुंच जाती हो अपनी पैरवी करने। यदि एक बार अपनी पति की छटनी हो गई तो फिर दोबारा सरकारी काम पर लगना तो हो नहीं पाएगा। आज कई दिनों के बाद कर्मी अपना बोझा सिर पर उठाए आ धमकी थी। बोझा उतारकर धम से वहीं जमीन पर बैठ गई। जानकी वहीं चटाई पर बैठी साड़ी में फॉल टाँक रही थी। उसने एक नज़र उस पर डाली और फिर फॉल टाँकने लगी। कुछ देर सुस्ताने के बाद कर्मी ने सिर झुकाए ही आहिस्ता से कहा, काकी कुछ खाने के लिए है क्या? जानकी ने उसकी तरफ देखा और उसके पपड़ी पड़े होठ उसकी भूख की गवाही दे रहे थे। वह बिना कुछ बोले और भीतर से अभी अभी चावल से पसाए मांड में थोड़ा भात और नमक डालकर उसे खाने को दे दिया, एक हरी मिर्च भी। फॉल टाँकते हुए वह बीच बीच में खाने की ओर देख रही थी, जो चावल का एक एक दाना पेट के हवाले कर अपना हाथ चाट रही थी। निसंदेह उतना भात और मांड उसकी क्षुधा शांत करने के लिए अपर्याप्त थी। जानकी उसे देखते हुए सोचने लगी, यदि उसके घर वालों की छटनी हो जाएगी तो उसके बच्चे को भी यही हालात होने वाली है। कर्मी नल से पानी पी थाली मलकर वही जानकी के पास रखकर बैठ गई। जानकी ने उससे पूछा, क्या रे, तुम्हारा बाबू घर में बैठ गया है? कर्मी ने हाँ कहा और जमीन को अपने पैर के अंगूठे से ऐसे खोदने लगी जैसे उसी धरती के नीचे उसके घर का सुख चैन दबा पड़ा है। तुम बच्चा खिलाने का काम करोगी? मेरी मेमसाब दिल्ली भेजने के लिए एक लड़की खोज रही है। वही मेमसाब जिनके घर से उस दिन उतना पुलाव और खाना लाए थे। नहीं, हम तो नहीं, हम जात के मुंडा है, घरों में काम नहीं करते, बस खेती बाड़ी और रेजा कुली का काम करते हैं। हमारे दादा खेती बाड़ी बेचकर शहर आकर मजूरी करने लगे। जब माँ जिंदा थी तो वो भी रेजा का काम करती थी। आज भी हमारे गांव का बहुत आदमी अपने बेटा बेटी को किसी के घर पर जूठा मांजने या कोई और काम करने नहीं भेजता है। जानकी की बोली अनचाहे ही व्यंग्य की बोली हो गई। हाँ रे, जवान जवान लड़की ईटा भट्टा में ट्रक पर चढ़कर चली जाती है, दूर दूर वह नहीं दिखता है। कई एक तो लौटकर भी नहीं आती है, कोई कोई तो खराब बीमारी लेकर भी लौटती है, यही अपना देह घसीट घसीट कर मरती है। कर्मी की आंखों में पड़ोस की बुधनी सुमारी की घटना याद आने लगी। किस तरह माँ बाप के सामने ही अपनी सहेलियों के संग ईटा भट्टा के ट्रक में बैठकर पंजाब चली गई थी। माँ बाप टकटकी लगाए देखते रह गए। कर्मी नहीं जानती थी कि वह किस जाति और किस गांव की थी, लेकिन हिम्मत करके बाप की हमेशा बोलती जुबान में बोल गई, वो सब गोतिया जात नहीं है। हमारे गांव में तो सभी खेती बाड़ी करते हैं और औरत और लड़कियां जंगल से लकड़ी लाकर स्टेशन पर दत्तुन बेचती हैं। जानकी ने अपनी आंखें सुई में धागा टिकाए ही कहा, तुम्हारी जात का न सही, किसी भी जात की लड़की के लिए आस पड़ोस में पूछना तो। बेबी दीदी के पास दिल्ली में रहेगी तो जिंदगी बन जाएगी। बढ़िया खाना पहनना, कार से बेबी दीदी के साथ घूमना और काम भी क्या है,
बच्चा देखना और थोड़ा बहुत घर गृहस्थी के काम। बेबी दीदी और उनके पति तो दिन भर ऑफिस में ही रहते हैं। घर की नौकरानी नहीं, मालकिन बनकर रहेगी। कर्मी को अच्छे खाने की बात सुनकर उस दिन मेम साहब के घर का पुलाव याद आया और बिना कुछ सोचे उसके मुंह से फिसल गया। मेम साहब के घर रोज पुलाव बनता है क्या? जानकी कुछ विशेष ध्यान उसकी बातों पर नहीं देते हुए अपने निजी सोच पर खोई हुई बोली, क्या पता, बड़े लोग हैं, रोज भी पुलाव खा सकते हैं। उनके लिए रोज पुलाव खाना कौन सी बड़ी बात है। कर्मी के घर आज चावल पक रहा था। माँ ने पकते चावल में चाकोड़ का साग, जिसे सूखा कूट कर रखी थी, मिला दिया। थोड़ा नमक भी डाल दिया था। जब कर्मी के सामने भात मांड और उसमें लसलस हरा साग दिखा तो बार बार उसके दिन वाला पुलाव का स्वाद न जाने स्मृति के किस फलक से टपक कर उसके मुंह में आ बसा। पेट में उसके भूख से मरोड़ हो रही थी और सामने का वह खाना भीतर धस ही नहीं रहा था। किसी तरह उसने 2-4 कौर निगलकर पानी पिया और उठ गई। उसकी माँ उसी थाली में शेष मांड भात उड़ेलकर बड़े मनोयोग से खाने लगी। उसे याद आने लगा किस तरह उस दिन पुलाव मुंह में लेते ही मीठी सुगंध से उसका मन सुवासित हो उठा था। कखारे की तरह उसने याद किया, भूरी रंग के चने के आकार की चीजें जब मुंह में पड़ती थी तो मिठास से उसका जी तृप्त हो जाता था। उसने पुलाव में से एक चुनकर जानकी को दिखाते हुए पूछा था कि इसे क्या कहते हैं, तो जानकी ने हंसते हुए कहा, ये तो किशमिश है। फिर सफेद रंग के मुड़े मुड़े छोटे छोटे शंखनुमा चीज को दिखलाया तो उसने कहा था, इसे तो काजू कहते हैं। उस दिन तो सुबह तक उसके हाथ और मुंह में वह स्वाद कस्तूरी की तरह बसा जा रहा था। कर्मी का ध्यान अपनी सोच से हटकर जब माँ पर गया तो देखा कि थाली चाट पोंछकर वह खा चुकी थी। कर्मी को भूख लगी थी, लेकिन इस खाने की नहीं। उसे अफसोस हुआ, क्यों उसने उस दिन मेम साहब के घर का खाना खाया था। नहीं खाया होता तो आज अपनी माँ की तरह वह चाकोर साग के साथ बड़े मांड भात को खाकर भूख मिटा लेती। दूसरे दिन भी बाबू को काम नहीं मिला था। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि आज तो मांड भात मिलना भी मुश्किल है। कर्मी ने घर के पिछवाड़े बैठी दातुन करते हुए अपना मन कड़ा किया और अपने निर्णय को पुख्ता करने लगी। वह दिल्ली जाएगी, खुद भी अच्छा खाएगी पहनेगी और रुपया जमा करके लाएगी। बाबू को खेत खरीद देगी, बहुत ज़्यादा खेत। बाबू को कहीं कमाने नहीं जाना पड़ेगा। उसे सोमारी और बुधनी की याद आई। वो दोनों चली गई तो कहाँ कुछ हुआ। जब दोनों आएगी तो बहुत सारा पैसा लाएगी, खेती खरीदेगी, भरपेट भात दाल और तियन खाएगी। कर्मी ने घर में बाबू से अपना इरादा बताया तो बिना कुछ सोचे वह उसे एक जोर का थप्पड़ लगाते गुर्राया, बेटी छुआ को इतना दूर भेजेंगे? कौन सिखा रहा है तुमको ये बात? लेकिन इससे कर्मी के निर्णय में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन जानकी के पास गई और दिल्ली भिजवा देने की बात कही। जानकी को अचरज के साथ खुशी भी हुई। मेम साहब इसे देखकर बहुत खुश होगी। अब तो उनके साथ उसका हमेशा का नाता बन जाएगा। उसके पति को अब परमानेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। जब इस तरह अचानक खुद चलकर अपने घर आई खुशी पर जानकी को संदेह हुआ तो उसने पूछा, रे कर्मी, माँ बाबू से पूछ ली हो ना? नहीं, कहने के साथ ही कर्मी का चेहरा लटक आया और खड़े खड़े ही अपने पैर के अंगूठे से जमीन कोड़ने लगी, जैसे आज बिना बाबू माँ के बताए वह जमीन में गड़ी अपनी खुशी ढूंढकर ही रहेगी। जानकी के चेहरे पर जो क्षण भर पहले खुशी दमकी थी वह लुप्त हो गई। ए, नहीं बताई हो, तब कैसे तुमको भेजेंगे रे? कर्मी ने अपना उदास चेहरा ऊपर उठाया। और भी तो कई लड़कियां काम के लिए बाहर जाती हैं, घर में बिना बताए, फिर चली भी आती हैं। वैसे ही मैं भी जाऊंगी और रुपए कमाकर लाऊंगी। फिर अपना घर तो दिखला दे कर्मी। नहीं कहने के साथ उसने उसी वक्त मेम साहब से मिलने की जिद की। जानकी उसके नहीं कहने के दृढ़ निश्चयी आवाज में चौंकी। इस छुई हुई लड़की को ऐसी टनकदार आवाज की उसे उम्मीद नहीं थी।
जैसे अपना भला बुरा सोचने वाली कोई सयानी कर्मी उसके सामने खड़ी हो। जानकी ने अनमने भाव से हामी भर दी। कर्मी चली गई थी दिल्ली, बेबी मेम साहब के पास। बेबी मेम साहब उसे खूब प्यार करती थी। उन्होंने उसे समझा दिया था कि वह अपना बच्चा उसके भरोसे छोड़कर ऑफिस जाएगी। वह जितना उसके बच्चे को प्यार करेगी, उससे ज़्यादा वह उसे प्यार करेगी। बेबी मेम साहब ने अपना वचन निभाया तो कर्मी ने भी अपने को आशा से अधिक कर्तव्यनिष्ठ सिद्ध कर दिया था। कैसे नहीं उसे अपना समझती। बेबी मेम साहब ने उसे क्या नहीं खिलाया और क्या नहीं पहनाया। कहीं पार्टी में जाना हो या किसी समारोह में उसकी सगी बनकर साथ जाती थी। कभी उन्होंने आया कहकर परिचय नहीं दिया था। उसको दिल्ली रहते कई साल गुजर गए थे। चेहरा और शरीर भर निखर आया था। शुरू की बात है, वह हर महीने बेबी मेम साहब से पूछती थी कि उसके कितने पैसा जमा हो गए। तो एक दिन उन्होंने हंसते हुए पूछा था कि वह अपने पैसों का क्या करेगी। इस पर कर्मी ने बड़े सहज भाव से कहा था, जब खेत खरीदने लायक पैसे जमा हो जाएंगे तो वह बाबू के पास जाएगी, खेत खरीदेगी और फिर वापस बेबी मेम साहब के पास आ जाएगी। उन्होंने कर्मी के नाम बैंक में खाता भी खोल दिया था और उसे समझाया था कि इससे उसका पैसा जमा होगा और बढ़ेगा। उसने काम चलाऊ लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। अब तो वो शहरी बात विचार समझने लगी थी। उसे अपने प्रथम दिन पुलाव खाने वाली बात याद आती तो हंसती और अपने आप में लजा जाती। अब तो वो खुद कई किस्म की बिरयानी, पुलाव और ना जाने कितने तरह के व्यंजन पकाने में पटु हो गई थी। बेबी मेम साहब की बेटी तो बस कर्मी दीदी के हाथ का बना खाना ही खाना चाहती थी। बहुत पहले ही बेबी मेम साहब के ससुर रांची से तबादले पर कई शहरों में नौकरी करते हुए रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में ही रहने लगे थे अपने बेटे के पास। अब के किसी रिश्तेदार के यहाँ मंगल समारोह के मौके पर बेबी मेम साहब रांची आने वाली थी तो कर्मी भी उन्हीं के साथ आ रही थी। समारोह में भाग लेने से ज़्यादा कर्मी को लेकर उन्हें रांची आना था। इधर वह कई बार अपने माता पिता से मिलने की इच्छा का इजहार कर चुकी थी। जब एक बार रांची जाने की तिथि तय हो गई तो कर्मी को किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। रात दिन वह इसी सोच में मगन रहती कि इस रंग रूप और वेशभूषा में देखकर उसके बाबू, उसकी माँ, उसके भाई की आंखें खुशी से फैल जाएंगी। ऐसे ही ख्यालों में लीन वह अपने आप अकेले में हंसती और रोने भी लगती कि किस तरह एक एक पल उसने उनकी याद में गुजारे थे। वह जब घर आ जाएगी तो एक दिन अपने पैसों से सामान लाएगी और पुलाव बनाकर उन्हें खिलाएगी। एक बढ़िया अंग्रेजी शराब की बोतल यहीं से खरीदकर लेती जाएगी और बाबू को फिल्मी अंदाज में कहेगी, क्या बाबू तुम हंडिया पीते रहते हो, लो पुलाव मीट के साथ इस अंग्रेजी शराब को चखो। खाने पीने का स्वाद लेता उसका चेहरा उसकी आंखों में झिलमिलाने लगता। उसने रांची जाने के पहले बेबी मेम साहब से कहा था कि इतने रुपए न तो उसके पास रखेगी और न ही जाकर बाबू के हाथ में देगी। बस बेबी मेम साहब किसी से बात कर उन पैसों से उसके बाबू के लिए 2 खेती की जमीन खरीद दे। कोर्ट कचहरी की बात तो बाबू बिल्कुल नहीं जानता था। कहीं कोई दारू पिलाकर बाबू से सारा रुपया न ठग ले। रांची पहुंचने पर बेबी ने सोचा था कि कर्मी के बाबू से कहेगी कि कर्मी की चिंता वह छोड़ दे। अच्छा पेशेवर लड़का देखकर वह कर्मी की शादी करा देगी। ट्रेन से उतरते ही कर्मी की बेचैनी बेबी से छिपी नहीं रही। वह जल्दी से तैयार होकर कर्मी के साथ निकली। कर्मी पहले जानकी के पास जाना चाहती थी। उसके घर पहुंचते ही वह याद से उसके घर जा सकती थी। उस कॉलोनी में कुकुर मुत्ते की तरह इतने सारे घर बन गए थे कि कर्मी अचकचा गई। उस समय जानकी के घर के आसपास बहुत सारे खाली प्लॉट थे जिनमें अब बड़ी बड़ी इमारतें बन गई थी। वह रुआसी हो उठी तो बेबी ने उसे समझाया, मैं भी तो इस कॉलोनी में रह चुकी हूँ, चलो बनी पानी की टंकी के पास जानकी का घर मिल ही जाएगा। वहाँ पहुँचने पर जानकी ने बेबी दीदी को तो पहचान लिया लेकिन कर्मी को बिल्कुल नहीं पहचान सकी। वैसे ही कर्मी ने तो जानकी को पहचान लिया लेकिन उसकी बेटी को, जिसके साथ वह कितकित खेलती थी,
नहीं पहचान सकी। वह भी जवान हो चुकी थी और स्कूल पास कर कॉलेज में पढ़ती थी। जो भी हो, वेशभूषा, बोलने और स्टाइल में कर्मी उससे बेसी थी। जानकी ने कर्मी को पहचाना तो खिलखिलाकर हंसते हुए उसे ठिठोली की, तब कर्मी खूब पुलाव खाती है ना बेबी दीदी के पास? कर्मी भी मचलते हुए बोली, खाते ही नहीं है, बनाते भी हैं। एक दिन आपको भी बनाकर खिलाएंगे। वहां से जल्दी निपटने के बाद कर्मी बेबी मेम साहब के साथ अपने घर पहुंची। उसने कार सड़क पर ही रोक देने को कहा और बेबी मेम साहब से गाड़ी में ही रहने को बोलकर सड़क के नीचे उतर गई। कुछ दूर पर बाड़ी झाड़ी के आसपास ही कई खपरेल के घर बने हुए थे। कुछ घरों में बाढ़ घेर कर साग सब्जी उगाई हुई थी। छोटे मोटे गांव की ही रूपरेखा थी। कुछ ही दूरी पर शिलाखंडों के बीच एक क्षीण नदी भी थी। अपने घर की ओर कदम बढ़ाते हुए कर्मी सोच रही थी, यदि उसका बाबू डांटेगा तो बेबी मेम साहब उसे समझा देगी। कर्मी के घर का दरवाजा भीतर से बंद था। उसने जोर जोर से कुंडी खटकाई। बेबी कार के पास खड़ी उसके उतावलेपन को देख हंस रही थी। घर के भीतर से एक बूढ़ा आदमी निकला, उसके पीछे एक औरत भी। क्या है, कौन है आप? कर्मी अपनी आशा के विपरीत उस अपरिचित को देखकर ठिठक कर घर के भीतर झांकने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे की सारी खुशी, सारा उल्लास धुल गया था। वो हकलाने लगी, जी मेरा बापू मंगरा मुंडा मजदूर का काम करता था। मेरा एक भाई, मेरी एक माँ। वह बूढ़ा आदमी उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला, नहीं, हमको नहीं मालूम। हम जब आए तो ये झोपड़ी खाली थी। हम तो यहाँ 4-5 साल से हैं। कर्मी का दिमाग चकराने लगा। अब कहाँ खोजे बापू को? कहाँ गए होंगे? उसने हिम्मत नहीं हारी और उस घर के आसपास की हर झोपड़ी, हर गलियारे में झांककर खोजने लगी। वहां जो आदमी जन मिले उसी से पूछने लगी। वह तिलमिलाई हुई इधर से उधर उन्हें खोज रही थी कि बेबी भी जब तक उसके पास आ गई। अब तुम शांत हो जाओ, मैं उन्हें खुजवाती हूँ, वो जरूर मिल जाएंगे। अरे तुम इतना रो क्यों रही है? मैं अखबार में निकलवा दूंगी, तो उनका पता बताएगा, उसे इनाम दूंगी, बस तुम रो मत। कर्मी आंसू पोंछते हुए बेबी मेम साहब को एकटक निहार रही थी। आप उन्हें खुजवा देंगी? और नहीं तो क्या, रांची है ही कितनी बड़ी। कहते हुए बेबी ने कर्मी को शांत करना चाहा। दिन ढल चुका था। मजदूर, रेजा सब लोग काम पर से आने लगे थे। उन्हीं में से एक को आते देखकर कर्मी लपक कर उस आदमी के पास लगभग दौड़ती हुई सी पहुंच गई। मेरा बाबू, मेरी माँ, मेरा भाई सब कहाँ चले गए? उस आदमी ने रुककर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मैया तुम कौन? मैं कर्मी, मंगरा मुंडा की बेटी। ओ कर्मी, तुम कहाँ रही अब तक? तुम्हारा बाप बहुत खोजा तुमको। कुछ दिन बाद इस जगह को छोड़कर चला गया। कहीं पुल बन रहा था, उसमें काम करने के लिए। उसको साथ लेकर ठेकेदार के ट्रक में बैठकर बहुत दिन हो गया, तब के बाद वो इधर नहीं आया। कर्मी जोर जोर से रोने लगी। बेबी मेम साहब ने किसी तरह संभाल कर उसे लाकर कार में बैठाया। जब कार चली तो उसने कर्मी से पूछा, तुम्हारा कौन सा गांव है? हो सकता है वो वहीं लौट कर गए हो। कर्मी अपना माथा पीटने लगी। नहीं मालूम, मैंने होश संभालने के पहले ही बापू गांव छोड़कर चले आए थे। बेबी ने हिम्मत बंधाई। याद करो, दिमाग पर जोर डालो। गांव का नाम भर याद हो जाए तो कहीं से पता कर लेंगे। कुछ नहीं याद आ रहा मुझे बेबी मेम साहब, कुछ नहीं याद है। एक शब्द भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं। कहीं गांव का नाम बापू ने बताया भी था, वह भी याद नहीं। बोलकर वह भौंका मारकर रोने लगी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही कर्मी उसी जगह जाने के लिए निकली कि कहीं वह आदमी उसके गांव का नाम जानता हो या फिर उसके बापू के साथ ट्रक में चढ़कर गया, कोई उसका संगा साथी लौट कर आया हो। कर्मी को एक तरकीब और याद आई। उसकी माँ उसके ललाट पर गोदना गुदवाई थी। उसका चिन्ह छोटी सी बिंदी के आकार का था। उसके पूछने पर बतलाया कि गांव में सभी अपने लड़की बच्चों के माथे पर टीका लगाने की जगह पर अपनी जाति का चिन्ह गोद देते थे कि मेला ठेला में या फिर शहर में खो जाने पर
उसी चिन्ह से पहचान होगी। इसी चिन्ह से परदेश में अपनी जाति के लोगों को पहचानने में भी आसानी होती थी। मुंडा जाति का चिन्ह छोटा सा बिंदी आकार का होता है। इसी तरह उराव हो, खड़िया, खासी आदि अरण्यवासी अपने अपने जाति चिन्ह गोदना को स्त्रियों के ललाट पर विशेषतः गुदवाते हैं। गोदना गुदवाने की प्रथा अति प्राचीन है। कर्मी ने आईने में अपना चेहरा देखा। अपने ललाट पर बने इस चिन्ह से वह शर्मिंदगी महसूस करती थी। हमेशा उस पर लाल बिंदी लगा लेती थी, नहीं तो दिल्ली में सभी पूछने लगते थे। और आज ललाट का यह गोदना कैसे एक सहारा बनकर उसके सामने उजागर हुआ है। उसे लगा कहीं यह चिन्ह हल्का तो नहीं पड़ गया। ऐसा तो नहीं कि बाबू सामने से गुजर जाए और उन्हें पहचाने ही नहीं। उसने काजल के उस चिन्ह को गाढ़ा किया और बाहर निकल पड़ी। बेबी मेम साहब का ध्यान जब उसके चेहरे पर गया तो जैसे बिना कुछ बताए ही वह उसके मने भाव को ताड़ गई। दिन भर वह वहाँ मंडराती रही, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन लौटने में आज वह जानकी के घर गई थी। जानकी ने उसके बुझे चेहरे और थकी चाल को भांपते हुए पूछा, क्या हुआ रे, बाबू मिले? कहाँ काकी? बाबू का कोई अता पता नहीं। हम तो पुलाव खाने दिल्ली गए थे ना। मान भात खाने वाली को पुलाव कैसे हजम होता भला? सब कुछ बिखर गया। कहते हुए जानकी के गले लगकर फवक पड़ी। जानकी उसे चुप कराती हुई अतीत के उस दृश्य में उलझ पुलझ गई। चतुर चंचल कर्मी, सूखे पत्ते बुहारती कर्मी आज खुद डाल से बिछुड़ी पत्तों को अपनी इस नियति को रो रही है। आज सब सुख होते हुए भी यह क्यों बिलख रही है? ऐसा तो दिन दिन भर की भूखी रहने पर भी कभी नहीं बिलखती थी। 10 दिन तक बेबी मेम साहब के साथ कर्मी वहाँ रही। उधर कर्मी सुबह जो निकलती अपने बाबू को खोजने तो शाम को ही घर लौटती। इधर बेबी ने अखबार में खोए हुओं की सूची में उसके बाबू का नाम निकलवाया, रेडियो से प्रसारित करवाया। थाने ने अनेक मंगरा नाम के मजदूरों से लेकर रिक्शा चालक को थाने में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कर्मी एक एक को देखती हुई उदास हो गई थी। अब इस जन्म में मुझे मेरा बाबू मिलने वाला नहीं। बेबी के साथ जब से कर्मी लौटकर दिल्ली आई है, अब वह पहले वाली कर्मी नहीं रही। जैसे अपनी रूह को वहीं बापू की झोपड़ी के आसपास भटकने के लिए छोड़ सिर्फ शरीर से दिल्ली वापस लौटी है। औरों के लिए पहले की तरह विभिन्न व्यंजन बनाती, लेकिन अपने लिए वह आजकल सिर्फ अलग से मान भात बनाती और खाती। अब आलम यह था कि पुलाव तो वह देखना नहीं चाहती थी। उसकी सुगंध से ही उसे मिचली आने लगती। वह उल्टी करते करते बेदम हो जाती। बेटी ने हिदायत दे रखी थी कि घर में किसी मेहमान के आने पर भी पुलाव नहीं बनेगा। खाने की और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन कहीं दावत में पार्टी में पुलाव तो बनेगा ही। और उसी डर से अब कर्मी उनके साथ कहीं ऐसी दावत में जाने से भी परहेज करने लगी। जब भी जगन्नाथपुर के रथ मेले का, सरहुल या कर्मा पर्व का समय आता, कर्मी रांची आती। उस मेले में, उस पर्व त्योहार में वह बावली की तरह घूमती रहती, एक एक चेहरे को घूरती। जानकी के पास ही आकर रहती थी और कभी अकेले तो कभी उसके साथ उन्हें ढूंढती रहती, जैसे वह कोई हीरे की कनी हो, यही कहीं रेत में खो गई हो। मेले में जाने के पहले ललाट के अपने गोदने का रंग काजल से गाढ़ा जरूर करती। एक दिन जानकी ने टोका भी कि गोदना कभी मिटता है जो तुम उसे गाढ़ा करती हो? तब कर्मी ने अपनी भर्राई आवाज में कहा, वह इसलिए कि बाबू की धुंधली पड़ गई आंखें कहीं इस चिन्ह को नहीं देख पाए तो। अब तो कभी कभार उसे दौरा भी पड़ने लगा। जब से उसे ऐसा होने लगा, बेबी जब तक रांची नहीं आने देती थी कि रास्ते में अनजान जगह में कहीं कुछ हो न जाए। डॉक्टरों की सलाह पर बेबी ने कई बार उससे शादी कर घर बसाने को कहा, लेकिन इस बात को तो वह जैसे सुनना ही नहीं चाहती। हम लोग मुंडा हैं, ऐसे थोड़े शादी कर लेंगे। बापू मिल जाएंगे तो कहेंगे मर्द के लिए घर छोड़ी थी क्या। कुछ देर गुमसुम रहती, फिर कहती, नहीं बेबी मेम साहब, हम आपके पास ही रहेंगे। हम आपको छोड़कर मेरा इस दुनिया में कौन है। आप भगा देंगी तब भी हम नहीं भागेंगे। उसके आंसू पोंछते हुए बेबी मेम साहब की आंखें भी गीली हो जाती। वर्षों के साथ ने
कर्मी के प्रति ममता और स्नेह ने कर्मी का खुद इस परिवार के प्रति प्रेम भाव के अपनत्व का एक अटूट रिश्ता स्वयं कायम कर दिया है। लेकिन चाहकर भी वह कर्मी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। कभी कभी अपनी थकी मानसिकता में वह सोच जाती, अनजाने में कहीं यह अपराध हम लोगों से तो नहीं हो गया। एक दिन दिल्ली की जानलेवा गर्मी में वर्षा की पहली शीतल फुहार बनकर वह समाचार आया था। बेबी को रांची से भेजा एक टेलीग्राम मिला था कि कर्मी के बापू लौट आए हैं, माँ और भाई भी। लिखा था, टेलीग्राम पाते ही कर्मी वापस लौट आए। टेलीग्राम जानकी ने करवाया था। कर्मी कभी खुश होती तो कभी अपनी खुशी में डर जाती। उसके बापू गुस्से से उसके पहुंचने के पहले ही न कहीं चले जाए। बेबी बहुत खुश थी और कर्मी की ऐसी आशंका करने पर उसे डांट देती थी कि ऐसा अशुभ विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। उसी दिन बेबी कर्मी मेम साहब के साथ रांची वाली ट्रेन में बैठ गई थी। 4-5 दिनों के बाद जिस दिन बेबी वापस दिल्ली लौट रही थी तो कर्मी से मिलने गई। बेबी कुछ दूर खड़ी रही थी। कर्मी अपनी हमउम्र लड़के लड़कियों के साथ मांदर के स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए गाते हुए नाच रही थी। जादूर दिना जादूर खेल रे माई, मठा दिना मठा खेल रे, आजू के दिना खेल रे माई, कालू तो जबे ससुराई। बेबी सोच रही थी, कर्मी न तो अपना गीत न ही अपना नाच भूली है। कर्मी की लचकती देह और कमर पर जब बेबी का ध्यान गया तो क्षण भर को लगा नहीं कर्मी ने हंडिया तो नहीं पी ली है। नहीं नहीं, नशे से उसे नफरत थी। वह हंडिया नहीं पी सकती थी। यह तो महुए के फूल की मादकता थी जो यहाँ की हवा में घुलकर कर्मी को मदहोश बना दे रही थी। जब कर्मी की नज़र बेबी मेम साहब पर पड़ी तो वह उसे खींचती हुई ले आई और उसके कमर में हाथ डालकर नाचने के लिए विवश कर दिया। बेबी की हिम्मत नहीं हुई कि कर्मी को अपने साथ लौटने को कहती, न ही कर्मी ने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त की। जब बेबी मेम साहब मुड़कर जाने लगी तो उसने छलछलाई आंखों से अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, जोहार बेबी मेम साहब।